एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखिए, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है हमारा। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदास क्वेश्चन, ये जो है आपको लड़की दिखा रखी है, ये हमारी रशीदा है, ठीक है। तो रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन, तो अचानक क्या होता है, उसकी जो आंखें हैं वो एक छोटी सी हेडलाइन पर पड़ती हैं। 100 years ago, 100 साल पहले। हाउ शी वंडर्ड, मतलब वो एकदम चौंक जाती है, वे सोचने लगी कि कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स एगो, यानी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, है ना। 100 साल पहले का आपको पता कैसे लगा, ये बच्ची सोचने लगती है। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, तो हमने क्या करना है, कैसे पता लगाएं, है ना, कि क्या हुआ था। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन और रीड अ न्यूज़पेपर। तो कल क्या हुआ था, येस्टरडे मतलब कल क्या हुआ था, ये सब आप कैसे पता लगा सकते हो भाई। आप क्या है, आप रेडियो सुन सकते थे या फिर आप टेलीविज़न देख सकते हो या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। तो ये सब तो हमें पता चल जाएगा, मैंने है कि भाई ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो, इनमें से हम कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था, आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, तो लास्ट ईयर क्या हुआ था ये पता लगाने के लिए आप किसी से पूछ सकते हो जिसे पिछले साल के बारे में चीज़ें याद हो। बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, मगर इस बारे में क्या कि बहुत बहुत साल पहले क्या हुआ था। सो लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, तो भाई चलो देखते हैं कि इतने सालों पहले क्या हुआ था, ये जानने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है, या फिर क्या किया गया है। वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, पास्ट के बारे में, अपने हिस्ट्री के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ठीक है। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। सबसे पहला प्रश्न तो आता है कि भाई जानना क्या है, किन किन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो देयर आर सेवरल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं वी कैन फाइंड आउट जिनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। व्हाट पीपल एट, कि भाई लोग पहले क्या खाया करते थे। व्हाट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, किस तरह के कपड़े दे वो, यानी कि वो पहना करते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, किस तरह के उनके घर हुआ करते थे जिसमें वो रहा करते थे। वी कैन फाइंड आउट, यानी कि हम पता लगा सकते हैं अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हंटर्स होते हैं शिकारी, तो हम जो शिकारी हैं उनके जीवन के बारे में भी पता लगा सकते हैं। हम हर्डर्स, यानी कि हर्डर्स कौन होते हैं, जो पशुपालक होते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, है ना, पशुओं को अपने पास रखते हैं, उनके जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं। हम फार्मर्स, यानी किसानों के जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं। हम रूलर्स, यानी कि शासकों के जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं। हम मर्चेंट्स यानी कि व्यापारियों के जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं। और प्रीस्ट, यानी कि हम पुरोहितों के जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं। क्राफ्ट्स पर्सन्स, यानी कि शिल्पकारों के जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं। आर्टिस्ट के जीवन के बारे में, यानी कलाकारों के जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं। और म्यूजिशियंस, यानी संगीतकारों के जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं। एंड साइंटिस्ट, यानी कि वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। तो हमें ये पैराग्राफ में क्या समझा रहे हैं कि भाई हम हिस्ट्री में किन किन चीज़ों के बारे में, किन किन लोगों के बारे में पता लगा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, और हम क्या और पता लगा सकते हैं कि बच्चे जो थे वो कौन से गेम खेलते थे। द स्टोरी दे हर्ड, वो किस तरह की कहानियाँ वो सुना करते थे। द प्लेज दे सॉ, किस तरह के प्लेज वो देखा करते थे। एंड द सॉन्ग्स दे सैंग, और किस तरह के गाने वो गाया करते थे, ठीक है। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहा करते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1, अब रिवर नर्मदा को आपको मैप 1 पे ढूंढना है, ठीक है। अब आपको क्या समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई नर्मदा के किनारे लोग रहा करते थे, नदी थी। अब आप लोगों की तरह तो था नहीं कि आपके घर में जैसे टंकियाँ हैं, पानी उसमें नल में आता है या फिर आप शावर से नहा लेते हैं, ऐसा नहीं होता था। तब लोगों को नदी के पास रहना ही इसलिए पड़ता था बिकॉज उनको नदी से पानी चाहिए होता था, और पानी के बिना आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. तो लोग जो थे ना, कई लाख वर्ष पहले से इस नदी के तट पर रह रहे थे, है ना। Some of the earliest people who lived here were, कौन थे, मतलब पहले जो लोग यहाँ रहा करते थे वो कौन थे। अर्लीस्ट पीपल, जो बिल्कुल शुरुआती दौर में रहे होंगे वो कौन थे, स्किल्ड गैदरर्स थे। गैदरर्स कौन होते हैं, अच्छे संग्राहक होते हैं, जो चीज़ें जानते हैं कि भाई क्या चीज़ इकट्ठी करनी है, क्या खाने योग्य चीज़ें हैं जो जंगलों से हम ला सकते हैं, क्या चीज़ है जंगलों में ऐसी, क्या आसपास ऐसी जो हम इकट्ठी करके उससे अपने काम लायक चीज़ें बना सकते हैं। तो स्किल्ड गैदरर्स हुआ करते थे। दैट इज़ पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, और ये वो लोग हुआ करते थे जो क्या करते थे बेटा, अपना जो खाना है वो इकट्ठा
करते थे, इनको पता होता था, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स, इनको जो पता है प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हुआ करती थी इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, जो उनके आसपास के फॉरेस्ट होते थे, एंड कलेक्टेड रूट्स फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। अब देखो इनको जानकारी बहुत अच्छी होती थी कि भाई कौन सा प्लांट जो है प्रोडक्ट खाया जा सकता है, कौन सा नहीं खाया जा सकता है, और पता है इन लोगों को मेडिसिन तक पता थी प्लांट से जो बनते थे, ठीक है। ये फ्रूट्स कलेक्ट कर लेते थे, रूट्स कलेक्ट कर लेते थे, बाकी भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये कलेक्ट कर लिया करते थे। इससे क्या होता था, ये अपना जीवन चलाते थे, हमारी तरह नहीं होता था, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाते थे ये लोग, ठीक है। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, ये जानवरों का भी शिकार किया करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड करतार हिल्स। अब आपको एक जगह के बारे में बताया, क्या, नर्मदा नदी के किनारे कौन रहते थे, कौन रहते थे, हमने क्या बात करी थी, जो गैदरर्स होते थे वो रहते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है सुलेमान और करतार हिल्स, ये पहाड़ियाँ हैं, इन पे कौन लोग रहा करते थे और क्या इनके बारे में हम जानेंगे। चलो, सम ऑफ द एरियाज वेयर वीमेन एंड मैन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8000 ईयर्स एगो आर लोकेटेड हियर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइनें हैं कि लगभग 8000 साल पहले, पता है ये जो एरिया है यहाँ पर वीट और बार्ले सबसे पहले उगाया गया था। तो सुलेमान और करतार हिल्स की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वो क्या हैं, नॉर्थ वेस्ट की साइड है ये, ठीक है। तो ये सम ऑफ द एरियाज ऐसी जगहें हैं जहाँ पर विमेन यानी कि औरतें एंड मैन यानी कि आदमी ने फर्स्ट बिगिन टू ग्रो, सबसे पहले उगाई थी क्रॉप्स, कौन सी, व्हीट यानी कि गेहूँ एंड बार्ले यानी कि जौ, ठीक है। और कब उगाए थे, लगभग 8000 साल पहले, ठीक है। पीपल बिगिन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। तो जो लोग थे उन्होंने शीप को पालना शुरू किया, शीप यानी कि भेड़ों को पालना शुरू किया, गोट बकरियों को पालना शुरू किया, एंड जो कैटल होते हैं उनको भी वो लोग पालने लगे थे। और क्या होता है इस तरह से जब ये लोग पालते हैं, कैटल क्या होता है बच्चे, जैसे गाय बैल वगैरह जो होते हैं उसको कैटल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे पशु को इन्होंने क्या किया था, पालतू बनाना शुरू कर दिया। तो लोग गाँव में रहा करते थे, ठीक है। लोकेट द गारो हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट, गारो हिल्स को आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट में लोकेट करना है, एंड द विंध्यास को सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप में आना ही आना है, मतलब आपका ना ये देखो ये विंध्यास दिखा रखे हैं ना, ये देखो सेंट्रल इंडिया में दिखा रखे हैं, और गारो हिल्स आपको कहाँ दिखा रखा है भाई, गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। चलो नॉर्थ ईस्ट में ढूंढो, ये रहा गारो हिल्स, ठीक है, ये रहा गारो हिल्स, ठीक है। तो ये तो मैप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। चलो आगे आते हैं, लाइन कंटिन्यू करेंगे। दीज वर सम ऑफ दी अदर एरियाज, ये कुछ और एरियाज हैं वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो धीरे धीरे, जो खेती है वो धीरे धीरे डेवलप हुई थी। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू दी नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पूछा जाता है कि राइस सबसे पहले कहाँ उगाया गया था, तो कहाँ उगाया गया था, नॉर्थ ऑफ दी विंध्यास में जगह है, ठीक है। तो विंध्यास जो पर्वत थे हमारे, उनके नॉर्थ साइड में। ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब आपको क्या ढूंढना है, रिवर इंदस को देखना है और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, सहायक नदियाँ, ये मेन नदी है, ठीक है। अब यहाँ से एक नदी इसमें आके मिल रही है, यहाँ से मिल रही है और यहाँ से मिल रही है, तो ये तीनों नदियाँ इसकी ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी, यानी कि इसकी सहायक नदियाँ कहलाएंगी। तो ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर, जो बहकर बड़ी नदी में आके मिलती है। अबाउट 4700 ईयर्स अगो की बात है, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स। तो कुछ जो हैं हम कह सकते हैं, जो शुरुआती दौर में जो नए नए शहर बसे थे वो इन्हीं नदियों के किनारे बसे थे, ठीक है। अबाउट 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़, अर्लीस्ट मतलब बिल्कुल जो शुरुआती दौर में जो शहर बसे होंगे, पहले तो गांव होते थे, फिर जो शुरुआती दौर में जो शहर आए थे वो फ्लरिश हुए थे इन नदियों के किनारे। लेटर यानी कि बाद में अबाउट 2500 ईयर्स एगो, लगभग 2500 साल पहले, सिटीज़ डेवलप्ड ऑन दी बैंक ऑफ दी गंगा। तो सिटीज़ जो शहर थे वो डेवलप हुए किसके, गंगा नदी के किनारे, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसकी शाखाओं के किनारे, एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट, और कहाँ हुए, जो समुद्र का किनारा होता है ना वहाँ पर हुए थे। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल द सन। अब देखो, अब आपको क्या करना है, गंगा नदी को लोकेट करना है, प्लस और क्या लोकेट करना है, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज, उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कह रहे हैं उनका भी आप पता लगाइए। किसका नाम दे रखा है आपको, सोन नदी का नाम दे रखा है। अब इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में क्या हो जाता था, सोन नदी का बेसिकली वो कह रहे हैं, सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तो उसका पता लगाइए, इसको सन ना पढ़ना, सोन पढ़ना, राइट। इन एंशियंट टाइम्स यानी कि प्राचीन समय में अगर हम बात करते हैं, द एरियाज अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध। ये मगध जगह ना बहुत इंपॉर्टेंट है,
यहाँ के जो राजा होते थे बड़े पावरफुल हुआ करते थे। नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, ये जगह आप कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। मगध बोलते थे उस समय इस जगह को, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम्स में एरिया जो होता था ना, गंगा के साउथ की साइड में हम बोल सकते हैं, तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास जो था एक क्षेत्र था, एक जगह थी मगध। वर्तमान में हम बिहार के नाम से उस जगह को जानते हैं। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, तो जो राजा हुआ करते थे वो बड़े पावरफुल हुआ करते थे। एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने क्या सेटअप किया था? बहुत बड़ा विशाल जो है किंगडम सेटअप किया था। किंगडम्स क्या होते हैं? किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। भाई किंगडम्स क्या होते हैं बच्चा? बहुत बड़े बड़े साम्राज्य होते हैं, वो राजाओं के हुआ करते थे, ठीक है। ये इतना बड़ा किंगडम है, इस राजा का है, इस तरह से बोलते थे ना। तो किंगडम्स जो सेट होते थे पास्ट में अदर कंट्रीज़ में भी हुआ करते थे, वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अदर पार्ट्स में भी होते थे, हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ मगध में होते थे, अदर पार्ट्स में भी राजाओं के बड़े बड़े किंगडम्स हुआ करते थे। उस ज़माने में राजा हुआ करते थे और उनके किंगडम हुआ करते थे, हम यही जानते हैं। अब थ्रू आउट पूरी तरह से अगर हम बात करते हैं तो थ्रू आउट मतलब पूरी जगहों पर पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया था? हमेशा से हम बोल सकते हैं, थ्रू आउट मतलब हमेशा से है यहाँ पर, इसका मतलब लोगों ने सदैव ही जो है वो उपमहाद्वीप यानी कि सब कॉन्टिनेंट पर क्या किया? वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे जाया करते थे। अब ये प्रश्न आता है कि लोग जाते ही क्यों थे, है ना। अब ये प्रश्न आता है कि हम ये कह रहे हैं कि लोग जो है उस ज़माने में भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, पूरे सब कॉन्टिनेंट पे इधर से उधर घूमा करते थे। क्यों घूमते थे भाई? आप समझो, द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयस, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स। चलो पहले क्यों घूमते बता देती हूँ। नौकरी की तलाश में जाते थे, काम की तलाश में जाते थे। अब कहीं पर मान लीजिए भूकंप आ गया तो वहाँ तो बर्बाद हो जाएंगे जगहें, तो फिर वो दूसरी जगह पे जाते थे, सेटल होने के लिए जाते थे। या फिर कहीं पर सूखा पड़ गया, बिल्कुल बारिश ही नहीं हो रही है, तो वहाँ रह के क्या करेंगे लोग? तो फिर वो क्या होता था? दूसरी जगहों पर जाते थे। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गई, क्लाइमेट बहुत ख़राब हो गया, बारिश बहुत ज़्यादा आ गई, बाढ़ आ गई, फिर वो दूसरी जगहों पर जाते थे। या कहीं राजा ने हमला कर दिया किसी और राजा ने, तो वो दूसरी जगह पर जाएंगे, हमला करने के लिए भी दूसरी जगह पर जाएगी सेना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब आपको समझाया जा रहा है द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स। जो हिल्स होती हैं मतलब पहाड़ियाँ, और हाई माउंटेन्स बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, इंक्लूडिंग द हिमालयस, हिमालयस को भी ले लीजिए आप, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स। कई बार तो जर्नी को ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बना देते थे, बट नेवर इम्पॉसिबल। लोगों के लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं थी। हाँ ठीक है, मुश्किल था, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो डर के आगे जीते ना, बस वही था। तो ये लोग अपनी जर्नी तब भी किया करते थे। सो मैन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। इम्पॉसिबल नहीं था, तो हम ये कहते हैं कि जो आदमी थे, जो औरतें थीं, वो अपनी लाइवलीहुड के लिए भैया काम की तलाश में जाते थे। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे कि कहीं बाढ़ आ जाए, यहाँ पर कहीं सूखा पड़ जाए, तो भी लोग जो है एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाया करते थे। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज, कई बार तो जो है आर्मी में जाते थे। किस लिए जाएंगे भाई? कंक्यूरिंग अदर लैंड्स, दूसरी जगहों को वो जीतना चाहते थे, इसलिए जाया करते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स, मर्चेंट्स के अलावा ट्रैवल्ड विद कारवान्स। अच्छा क्या होता था? इनके अलावा बोल रहे हैं कि मर्चेंट्स ट्रैवल कैसे करते थे? कारवां में करते थे। कारवां क्या होता है बच्चे? ये होता है ग्रुप में लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, काफिलों में जाया करते थे। और शिप्स में जाया करते थे जो मर्चेंट्स होते थे, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। होता है ना, आपने पढ़ा होगा, हमारे देश से भी मसाले वगैरह लेके जाते थे या कॉटन लेके जाया करते थे। तो बहुत समय से हो रहा है और आज भी होता है ऐसा कि अगर किसी एक देश में, किसी एक जगह पर कोई चीज़ अच्छी है, बढ़िया उगती है, अच्छी मात्रा में उगती है, तो लोग जगह जगह उसको ले जाते हैं, बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता था, तब उस समय भी ऐसा होता ही था। एंड रिलीजियस जो टीचर्स थे वो क्यों जाया करते थे? वॉक करते थे फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। क्या करते थे? अब जो रिलीजियस टीचर्स हैं वो क्या चाहेंगे कि अपने रिलीजन का प्रचार करें, वो अपनी बातें रखें, लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनाएं। अब आपने कभी गौतम बुद्ध का नाम तो ज़रूर सुना होगा, महावीर स्वामी का नाम सुना होगा, ऐसे ही और भी हुआ करते थे। तो क्या करते थे? वो एक जगह जैसे दूसरी जगह जाते थे, अपना प्रचार करते थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे, अपनी बातें बताते थे, लोगों को अपने विचार सुनाते थे, जिससे लोग उन्हें समझें, ग्रहण करें, ठीक है। और क्या होता था? वो स्टॉप करते थे। क्यों स्टॉप करते थे? जिससे कि वो अपनी इंस्ट्रक्शंस दे सकें, अपनी एडवाइस दे सकें रास्ते में जो भी उन्हें मिलता है। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। कुछ तो ऐसे ही जाते थे, आप जाते हो ना मनाली घूम के आते, मज़ा आएगा, तो एडवेंचर के लिए तब भी लोग जाया करते थे। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वही है, मज़ा करने के लिए जाते थे, घूमने फिरने जाते थे। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, लोगों को लगता था कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हम जो है नई नई जगहें खोज पाएंगे, हम जो है एक्साइटिंग प्लेसेस को खोजेंगे। वो एक्सप्लोरर आए थे ना,
तो वैसे ही ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। अब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये एक जगह है, ये एक जगह है, यहाँ के लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ के लोग यहाँ जाएंगे, क्या आदमी अकेला जाता है? नहीं, उसके साथ जाता है उसका खान पान, उसके आइडियाज़, उसकी विचारधारा हम बोल सकते हैं, उसका रहन सहन, उसका पहनावा, और जो चीज़ें इधर वालों को इधर वालों की अच्छी लगेंगी या इधर वालों को इधर वाले की, तो लोग उसे अपना लेते हैं। ठीक है, हम लोग भी तो एक दूसरे का कल्चर अपनाते ही हैं ना बच्चे, तो ऐसा ही होता है। अब आता है आगे, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। अब हमने बता दिया भाई, तब तो इस वजह से करते थे, आज क्यों करते? आज भी वजह है लगभग सेम ही है। लुक एट मैप 1 वंस मोर। चलो मैप 1 को दोबारा से देखो। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अगर हम ये देखें, ये हमारा, मान लो ऐसे मैं रफ़ी बना रही हूँ बच्चे, ये हमारा भारत है, कितना गंदा भारत बनाया, पर ठीक है, तुम समझ लेना। यहाँ हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक नेचुरल फ्रंटियर है एक तरीके से, है ना, रक्षक है हमारा, या हम कहते हैं एक सीमा बना रहा है कि यहाँ से जो उस पार होगी जगह वो किसी और की है, इस पार जो है जगह हमारी है, नीचे जो है नदियाँ हैं, ये भी एक सीमा तय कर रही हैं। ठीक है, अब पढ़ो वापस से। सो वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, नहीं, यहाँ से पढ़ते हैं। हिल्स, माउंटेन्स, हिल्स यानी कि पहाड़ियाँ, माउंटेन्स यानी कि पहाड़, एंड सीज यानी कि समुद्र जो होते हैं, ये नेचुरल फ्रंटियर्स होते हैं, एक तरीके से कॉन्टिनेंट के रक्षक होते हैं, खड़े रहते हैं ना, है ना, एक ही जगह पे खड़े रहते हैं और क्या करते हैं, रक्षा करते हैं जगहों को, एक तरीके से सीमा तय कर देते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो है एक सीमा है, इसके बाहर की जगहें किसी और की हैं। तो दोज यू वांटेड, वाइल इट वाज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, हाँ, इन सीमाओं को क्रॉस करना वाकई में भाई डिफ़िकल्ट था। ठीक है, डिफ़िकल्ट था। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज। पर जो करना चाहता है ना वो कर ही लेता है, वही वाली बात यहाँ कही जा रही है कि दोज हु वांटेड कुड, जो करना चाहते थे वो कर सकते थे, और ऐसा किया भी गया। बहुत सारे लोगों ने इतनी सीमाओं को आराम से पार किया है भाई, पैदल पार किया है। एंड डिड स्केल द माउंटेन्स, कह सकते हैं कि माउंटेन्स को मापा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, मोटा माटी से पार भी किया है, एंड क्रॉस किया है सी, समुद्र को पार भी किया है। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर, सीमाओं से बाहर के जो लोग होते थे, ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट। ऐसा नहीं कि हम ही लोग बाहर गए थे, मान लीजिए पहाड़ है, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग बाहर गए थे, बाहर वाले अंदर भी आए हैं इन सीमाओं से। तो लोगों का इधर उधर घूमना फिरना होता था, और फिर सेटल भी हुए हैं ऐसे लोग, बाहर के लोग यहाँ पर। तभी तो हमारे देश में इतना मिक्स कल्चर है कि दुनिया भर के लोग यहाँ आए, बसे। ठीक है, तो इस तरह से कल्चर भी जो है वो पूरा मिक्स हो गया। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल इनरिच अवर कल्चर ट्रेडिशंस, तो इस तरह के मूवमेंट ने हमारे जो इनरिच किया हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स। अब लोगों ने क्या किया, जिन लोगों को कार्विंग करनी आती थी स्टोन्स पे, तो उनसे सीखा, नए नए तरीके सीखे, शेयर किए, कंपोज करना सीखा, म्यूज़िक को, एंड इवन कुकिंग सीखी, फूड को, ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में। पहले क्या, पहले तो कच्चा मांस होता था, पकड़ा शेर खा लिया, पकड़ा हिरन खा लिया, लेकिन धीरे धीरे जब लोग इधर उधर जाने लगे, समझने लगे, लोगों ने खाना पकाना सीखा, फिर क्या होता है, फिर तो ये सिलसिला चलता ही जाता है। तुम्हारे देश में जो कुछ पकता होगा, तुम जब आओगे तो अकेले थोड़ी आओगे, अपने साथ अपना खाना भी लेकर आओगे। काफिलों में ऐसा नहीं होता था ट्रेन या एरोप्लेन से आ रहे हैं वो फटाक से पहुंच जाते थे, महीनों सालों लग जाते थे लोगों को आते आते। तो अपने साथ खूब सारा खाना वाना सब लेके चला करते थे। फिर उनके बीज, यहाँ एक तरीके से उनका खाना है, अब आम आएगा तो आप बीज निकाल के थोड़ी लाओगे, ठीक है, तो उनके साथ बीज भी आ रहे हैं, वो यहाँ गिर रहे हैं, यहाँ पौधे बन रहे हैं। इस तरह से जो है चीज़ें मिक्स होती चली जाती हैं। नेम्स ऑफ द लैंड्स, अब अगर हम लैंड के नेम की बात करते हैं, नाम की बात करते हैं, ठीक है, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर अवर कंट्री, हम दो शब्द जो हैं वो अक्सर अपने देश के लिए यूज़ करते हैं। पहला शब्द होता है हमारा इंडिया और दूसरा शब्द होता है भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। अब शब्द जो इंडिया है वो कहाँ से आता है, इंडस शब्द से आता है, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसे हम सिंधु बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। चलो अपनी जो एटलस है यानी कि मैप बुक है उसमें आप ईरान और ग्रीस को ढूंढिए। द ईरानीज एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो एंड वर फैमिलियर विद द इंडस कॉल्ड इट द हिंदोज एंड इंदोज। जो ईरानी होते थे ना, ईरानी, और जो ग्रीक्स थे ना, जो आए थे नॉर्थ वेस्ट की साइड से, कब आए थे, 2500 साल पहले, वो फैमिलियर थे विद द इंडस से, ठीक है, इंडस से। कॉल्ड इट हिंदोज एंड हिंदोज, और उसको क्या बोला करते थे, वो इंदोज और हिंदोज बोलते थे। फिर से समझो इस लाइन को, आपने एटलस में ना ईरान और यूनान का पता लगाना है, ठीक है, वो पता लगाओ। लगभग हम कह रहे हैं 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की तरफ से आने वाले जो ईरानी और यूनानी है ना,
ने सिंधु को किंदोस और इंदोस और इस नदी के पूर्व में जो भी स्थित जगह है ना, पूर्व साइड में जो भी जगह है, जो भी भूमि प्रदेश है, जो भी लैंड है, उसको इंडिया कहा था। ठीक है। अब हिंदोज एंड इंदोज एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। द नेम भारता वॉज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल। अब जो भारत शब्द है वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता है हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। और इनको पता है ऋग्वेद में भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत। और ऋग्वेद क्या है बच्चे? देखो, भारत का जो नाम है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के ग्रुप के लिए किया जाता था। जो लोग उत्तर पश्चिम में रहते थे उस ग्रुप के लोगों के लिए कहते थे ये भारत है, ये भारत के लोग हैं। ठीक है। अब वो ये बात कह रहे हैं कि भाई इस जो ग्रुप का है, अगर हम संस्कृत में देखें, उल्लेख जो है संस्कृत की आरंभिक जो किताब है, कृति जिसे हम बोल सकते हैं, वो ऋग्वेद है। और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। पहले तो लोगों के लिए होता था, फिर बाद में लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री। नेक्स्ट आ जाइए, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो अतीत के बारे में कैसे जाने? तो देयर आर सेवरल वेज। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हम अतीत के बारे में जान सकते हैं, हम किसानों का अतीत जान सकते हैं, हम राजाओं का अतीत जान सकते हैं, हम बहुत सारे लोगों का अतीत जान सकते हैं, पर जाने कैसे, है ना? बहुत बड़ा प्रश्न तो ये आता है कि हम इस अतीत के बारे में कैसे जाने। तो देयर आर सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट के बारे में पता लगाने के। वन इज़ टू सर्च फॉर, एक तो है कि आप पता लगाइए एंड रीड कीजिए बुक्स। ठीक है, किताबों से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, तो हम पुरानी किताबें पढ़ सकते हैं जो कि बहुत बहुत साल पहले लिखी गई होंगी, तो उससे हमें क्या है, जानकारी मिल जाएगी। सीधी सी बात है। देयर दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इन किताबों को क्या कहा जाता था? मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता था, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड्स। तो ये हाथ से लिखी जाती थी। सोचो, हाथ से एक एक किताब लिखी जाती थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी तब। ठीक है, 10th में पढ़ोगे आपकी प्रिंटिंग प्रेस कैसे आई थी। तो उस ज़माने में हाथ सिर्फ स्क्राइब्स होते थे और हाथ से वो किताबें लिखा करते थे। तो इन किताबों को हम बोलते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यानी कि हैंड रिटन बुक्स, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेन्यू। मेन्यू का मतलब होता है हैंड, यानी मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट। दीज वर यूजुअली रिटन इन पाम लीव्स। जो पाम का पत्ता होता था उसके ऊपर ये लिखी जाती थी। और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क जो होता था, बार्क ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाल जो होती थी, नोन एज बिर्च, उस पर ये लिखे जाती थी, विच ग्रोज इन हिमालयाज। और ये हिमालय पर उगता था, तो इस पर लिखा जाता था। ओवर द ईयर्स, फिर साल निकलते गए, मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय द इंसेक्ट्स। आप पेड़ के छाल पे लिखोगे, पत्तियों पे लिखोगे, किसी भी चीज़ पे अगर आप लिख रहे हो, पाम लीफ पर लिख रहे हो, राइट, तो क्या होगा, इसको कीड़े मकोड़ों ने खा लिया। बहुत सारे तो ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह खा गए थे। सम वर डिस्ट्रॉयड, बट देखो यहाँ पर एक मैन्यूस्क्रिप्ट आपको दिखा रहे हैं, सम तो कह रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई, है ना, खत्म हो गई, बट मैनी हैव सर्वाइव, बहुत सारी जो है वो सर्वाइव कर गई। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स। तो इनको कहाँ रखा गया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कहाँ रखा जाता है? तो ये टेम्पल्स में होती हैं या फिर मोनेस्ट्रीज़ में। मोनेस्ट्रीज़ क्या होते हैं? जहाँ मॉन्क्स वगैरह रहते हैं। आप कभी देखें, आपने देखना, एक फ़ोटो ज़रूर देखना मॉन्क की, आप एकदम से समझ जाएंगे कि मॉन्क कौन होते हैं। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। अब इन किताब, हम ये बोल रहे हैं कि हम चलो किताबें से हम जानते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो किताबें किस चीज़ के बारे में होती थी? किताबें होती थी सब चीज़ों के बारे में, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में होती थी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते थे उस समय। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ, लोग जो थे, रिलीजियस बिलीफ का मतलब हो गया लोगों के विश्वास क्या थे, धर्म से संबंधित, एंड प्रैक्टिसेस, वो किस तरह के रीति रिवाज वगैरह से रहा करते थे। एंड द लाइव्स ऑफ किंग्स, राजाओं के जीवन के बारे में भी किताबें होती थी, राजा लोग कैसे रहा करते थे। मेडिसिन के बारे में बहुत किताबें मिलती हैं, ठीक है, जिनमें लिखा होता है कि भाई किस तरह से मेडिसिन बनाई जाती थी। उस ज़माने में भी तो होती थी, आज डॉक्टर साहब नहीं होते थे, उस ज़माने में वैद्य हुआ करते थे, और उसके भी पहले पता नहीं कौन हुआ करते थे, लेकिन वो लोग पेड़ की छालों से, जड़ों से, पत्तियों से बहुत नॉलेज होती थी उन लोगों को। संजीवनी बूटी तो आपने सुना ही होगा, उस ज़माने में, रामायण के ज़माने में तो भी वो इस तरह से बूटियों से इलाज किया करते थे, ठीक है। सो अब हमें क्या पता चलता है कि भाई किस किस चीज़ों के बारे में, हमें साइंस के बारे में भी किताबों से पता चलता है, मेडिसिन के बारे में, राजाओं के जीवन के बारे में, लोग कैसा रिलीजियस बिलीफ्स लोगों के कैसे थे, कैसी प्रैक्टिसेस, कैसे रीति रिवाज वो मनाते थे, ये सब चीज़ें हमें किताबों से पता चलती हैं। अब आके बिसाइड्स, इनके अलावा देयर वर एपिक्स, महाकाव्य, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पोएम्स, प्लेस जानते हैं, जैसे कालिदास का प्ले हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे प्ले मतलब लोग लिखा करते थे, और धीरे धीरे जो लिखेंगे वो ज़माने में, उस ज़माने के बारे में हम उस तरीके से फिर
पता चलता है जब हम आप आज पढ़ते हैं। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। अब देखो ये है कि बहुत ज़्यादा संस्कृत में लिखे गए थे। अदर्स वर इन प्राकृत लैंग्वेज, उनके अलावा प्राकृत भाषा में लिखे गए थे बाकी, यूज्ड बाय ऑर्डिनरी लैंग्वेज। अब पता है ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते थे प्राकृत लैंग्वेज। संस्कृत को पता है सब लोग नहीं बोला करते थे, ठीक है, हाईफाई लोग, ब्राह्मण लोग, राजा लोग ये तो संस्कृत बोलते थे, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत भाषा का यूज़ किया करते थे और तमिल भाषा का यूज़ करते थे। तो हमें जो किताबें मिलती हैं वो प्राकृत और तमिल में भी मिलती हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। हम इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जो पत्थर पे आप गोद गोद के ना बनाते हो, लिखते हो, उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। तो हमें बहुत सारी जानकारी, चलो हमने मान लिया कि हमें किताबों से मिली, मैन्युस्क्रिप्ट्स से मिली, किताबों से मिल गई। फिर इसके बाद आता है कि हमें बहुत सारी जानकारियाँ इंस्क्रिप्शंस से भी मिलती हैं, हिस्ट्री के बारे में। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, हार्ड सरफेस पे, जैसे कि पत्थर पे, किसी धातु पे, है ना, मेटल पे हम बोल सकते हैं लिखे होते थे। हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन या मेटल पे लिखे होते थे। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड। कई बार क्या होता था, राजा जो है अपने जो भी कोई ऑर्डर देता था वो इंस्क्राइब करा देता था, मतलब पत्थर पे गुदवा दिया। अब वो हो गया हमेशा के लिए, आज भी वो पत्थर पे वैसा का वैसा ही लिखा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि पत्थर या किसी धातु पे लिखी हुई चीज़ मिटाई नहीं जाती है या नहीं मिटती, अपने आप तो कम से कम नहीं मिटती। सो दैट पीपल कुड सी। अब राजा अपने आदेश क्यों लिख पाता था ऐसे, जैसे कि लोग जो हैं वो उसे देख सकें, रीड कर सकें, ओबे कर सकें। देर आर अदर किंग्स ऑफ काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल। अब ये नहीं कि राजा केवल अपने आदेश ही लिख पाता था, और भी काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस होते थे वेयर मैन एंड वीमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। अब ये लोग क्या लिख पाते थे, राजा रानी वगैरह, कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या हमारे अचीवमेंट हैं लाइफ के। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जो उनके आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो इस चीज़ को पढ़ें, उन राजाओं के बारे में जानें, ठीक है। तो इसीलिए वो ये सब लिखवाया करते थे। व्हाट दे डिड, सब लिखवाते थे, हमने ये वाला युद्ध लड़ा, हमने इससे जीता, हमने इस राजा को हराया, हमने तब लड़ा, इतनी सेना गई थी, सब लिखवाते थे वो। फॉर एग्जाम्पल किंग्स जो हैं ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, है ना, बड़ा शौक था कि अपनी विक्ट्रीज को दिखाया जाए, तो राजा इस तरह से लिख पाते थे। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। क्या आप सोच सकते हो कि हार्ड सरफेस पे लिखवाने के क्या फ़ायदे होंगे? यस एग्जैक्टली, क्योंकि वो मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है, तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब आप खुद ही सोचो, एक पत्थर पे आप ठोक ठोक के जो लिख रहे हो, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू मैनेज। देयर वर मैनी अदर थिंग्स, बहुत सारी और भी चीज़ होती थी दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, जो पास्ट में बनी हैं, जो पास्ट में यूज हुई हैं। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और पास्ट के बारे में जो पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स वगैरह की, वो क्या कहलाते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स। ये बिल्डिंग्स के जो रिमेन्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, बिल्डिंग्स मेड अप ऑफ स्टोन। किसकी स्टडी करते हैं? देखो अब बिल्डिंग्स के पास जाते हैं, पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स के पास, उनमें जो पत्थर लगे हुए हैं, उनमें जो ईंटें लगी हुई हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में, जिस ज़माने की वो बिल्डिंग है, कैसे पत्थर यूज़ हुए हैं, कैसी ईंटें यूज़ हुई हैं, है ना, पेंटिंग्स के बारे में देखते हैं, वो स्कल्पचर्स के बारे में देखते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सक्यूवेट। एक्सक्यूवेट करना मतलब होता है खुदाई करना, तो टिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, बेसिकली खुदाई करना। खोद के पता है क्या होता है, उनको पुराने बर्तन मिल जाते हैं, उनको पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं, फिर वो उसकी स्टडी करते हैं। टू फाइंड टूल्स, क्यों खुदाई करते हैं? टूल्स पता लगाने के लिए, है ना, औजार कौन कौन से हो गए, वेपन्स, है ना, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी वगैरह हो गई, कुछ भी आपके कंगन, कुछ भी कान के, एंड कॉइन्स, ये सब चीज़ें वो निकालते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, हो सकता है कुछ जो हैं वो स्टोन के बने, पत्थर के बने हों। अदर्स ऑफ बोन, कुछ जो हैं वो हड्डियों की बनी होती हैं ऑब्जेक्ट्स वगैरह। बेक्ड के बने होते हैं। बेक्ड क्ले क्या होती है? जो मिट्टी होती है उसको किसी सांचे में ढाला जाता है और उसको फिर पकाया जाता है, बेक किया जाता है, जिससे वो मजबूत हो जाता है, फिर वो अपना शेप पकड़ लेता है। मेटल, ठीक है, तो इन्हें मेटल की चीज़ें भी मिली। तो ये सारी चीज़ें से वो स्टडी करते हैं पास्ट की। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड, जो ऑब्जेक्ट हार्ड होते हैं ना, वो इम्पैरिशेबल सब्सटेंसेस होते हैं। इम्पैरिशेबल जो नष्ट नहीं होते, यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ऑब्वियस सी बात है कि वो नष्ट नहीं होते, तो बहुत टाइम तक वो सर्वाइव करते हैं। अब आपको दिखा रखा है ना, यहाँ पर देखो पॉट दिखा रखा है आपको, और राइट साइड में सिल्वर का एक कॉइन भी आपको दिखा रखा है। an old silver coins with such one were in use about
2500 ईयर्स अगेन व्हाट वे इज़ द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द कॉइन्स दैट वी यूज। डेफिनेटली कॉइन्स तो बहुत ही डिफरेंट होते थे, आज के कॉइन्स से तो बहुत ही अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती हैं जिससे कि वो स्टडी करते हैं पास्ट की। चलो आगे आते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। पता है वो बोन्स की भी स्टडी करते थे। अभी हड्डियों की स्टडी करने का क्या मतलब है? किसकी हड्डियों की स्टडी करते थे? ऑफ एनिमल्स, जानवरों की, बर्ड्स की, फिश की। इनकी हड्डियाँ भी मिलती है ना, हड्डियाँ तो बची रहती हैं, मांस तो फिर भी खत्म हो जाता है, हड्डियाँ बची रहती हैं, तो हड्डियों की भी स्टडी करते थे। तो फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। क्या क्यों करते थे वो स्टडी? कि वो जानना चाहते थे लोग जो हैं वो पास्ट में क्या खाते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली। मतलब प्लांट्स के ना रिमेन्स जो हैं वो नहीं मिलते स्टडी करने के लिए आसानी से, बिकॉज प्लांट्स का क्या है, वो तो कीड़े मकोड़े ख़त्म ही कर लेते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेज ऑफ वुड्स हैव बीन बर्न्ड। अगर ऐसा हो कि जो बीज होते हैं ना वो जल जाएं, या फिर जो लकड़ी है वो जल जाए, तो वो जो जला हुआ पार्ट है, ऐसा कोयला हम कह सकते हैं, वो जला हुआ जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा लंबा सर्वाइव करता है। जिंदा तो नहीं सर्वाइव करेगा, जिंदा तो वैसे भी नहीं सर्वाइव करेगा। मरने के बाद खाल खूल जो है वो जानवर खा लेंगे, कीड़े मकोड़े खा लेंगे, नहीं सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर जल जाता था तो वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव करता था। सर्वाइव इन आ चारट फॉर्म। ठीक है, आ जाओ भाई। डू यू मतलब चारकोल की फॉर्म में समझ लो, कोयला बन जाता है, राख की फॉर्म समझ लो। डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? नहीं, क्योंकि क्लोथ नहीं पाया जाएगा, क्लोथ तो नष्ट हो जाता है बहुत जल्दी। अब हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स। हिस्टोरियंस क्या होते थे? विद्वान होते थे, बहुत ज्ञान होता था। हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज़ करते थे वर्ड सोर्स का। सोर्स कैसे? कि ये बिल्डिंग हमें मिली है, सोर्स है हमारी स्टडी का, किताब हमें मिली है, ये हमारे सोर्स है। सोर्स मतलब किस चीज़ की मदद से आप पढ़ रहे हो, किस चीज़ की मदद से आप समझ रहे हो। सोर्स टू रेफर टू द इन्फॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें हो गई, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, आर्कियोलॉजी हो गई। तो ये सारी चीज़ें उनकी सोर्सेज हुआ करते थे। वंस सोर्सेज आर फाउंड, एक बार उनको सोर्स मिल गया, मान लो कि कोई पुरानी बिल्डिंग के बारे में पता चल गया, फिर वहाँ अपने सोर्स पे जाएंगे, फिर वहाँ से वो और सोर्सेज निकालेंगे, पॉट्स निकालेंगे, फिर उनकी स्टडी करेंगे बैठ के, कितना पुराना है, कौन से ज़माने का है, क्या चीज़ इसमें यूज़ हुई है, एंड सो ऑन। वन सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। फिर तो उनके लिए वो एकदम मज़े की बात बन जाती थी, एडवेंचर बन जाता था। एज वी रिकन्स्ट्रक्टेड बिट बाय बिट, है ना। तो हाँ, फिर वो क्या करते थे, पूरे इतिहास को ना बिट बाय बिट जो होते थे थोड़ा 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 आपस में कनेक्ट करते थे। ओके, ये वाले कॉइन्स मिले हैं, ये उस ज़माने में होते थे, ये उस राजा की तस्वीर है, अच्छा इस कॉइन पे ये बना हुआ है तो ऐसा होता होगा, ऐसे वो कनेक्ट करते थे। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। कैसे होते थे? जैसे जासूस होते हैं ना, जासूस पता लगाता है, बस ये भी वैसे होते थे। हु यूज़ ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट। ये सारी चीज़ों को क्लू की तरह यूज़ करते थे पास्ट का पता लगाने के लिए। वन पास्ट और मैनी। अब पास्ट एक होता है या बहुत सारे? अब आप किताब का नाम भी सोचो, हमारे अतीत, अवर पास्ट। ठीक है, सो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक अवर पास्ट? वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अलग अलग राजा, देखो अलग अलग काइंड ऑफ पीपल नहीं होते थे। राजा रानी का जीवन बिल्कुल अलग है, किसानों का जीवन बिल्कुल अलग है, पशु जो पालते थे उनका जीवन बिल्कुल अलग होता था, शिल्पकार जो होते थे उनका जीवन बिल्कुल अलग होता था। माने अलग अलग लोगों का जीवन जो होता था वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से सर्वाइव करते थे वो लोग। तो इसी वजह से आवर पास्ट कहा गया, एक पास्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ्स ऑफ द हर्डर्स और फार्मर्स वेरी डिफरेंट होती थी। किससे? किंग्स और क्वींस की लाइफ से। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारियों का जो जीवन होता था बहुत डिफरेंट होता था। क्राफ्ट पर्सन्स यानी कि शिल्पकारों के जीवन से, एंड सो ऑन। ऑल्सो एज इज़ ट्रू इवन टुडे। आज भी तो ऐसा ही है ना, अमीरों का जीवन गरीबों के जीवन से कितना ना अलग होता है बाबू। पीपल फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिसेस। लोग जो थे वो अलग अलग टाइप के रीति रिवाज फॉलो करते थे, अलग अलग टाइप के प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे, कस्टम्स फॉलो करते थे इन डिफरेंट parts of the country में. For example, today most people living in Andaman Island get their food by fishing, hunting and collecting forest produce. Very important line कि भाई जो अंडमान आइलैंड पे लोग रहते होंगे वो अपना फूड आज भी कैसे प्राप्त करते हैं? भाई वो फिशिंग करते हैं, समुद्र है उनके पास, हंटिंग करते हैं, जंगल हैं, जंगल झाड़ियाँ हैं, वहाँ जाकर हंटिंग भी कर लेते हैं और अपना फूड कलेक्ट कर लेते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस से। बाय कंट्रास्ट अगर हम इसका बिल्कुल विरोधाभासी रूप देखें तो मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज़, हम जो शहरों में लोग रहते हैं, डिपेंड करते हैं ऑन दी अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। अदर्स पे किस पे? किसान उगाएगा नहीं तो अपने को नहीं मिलेगा। ये लोग तो हंटिंग कर लेंगे, हमारे पापा जाएंगे हंटिंग करने के लिए? नहीं जाएंगे ना। तुम्हारे पापा जाते हैं कभी सुबह उठाऊंगा आज शिकार करके लाता हूँ, चलो आज एक शेर मार के लाता हूँ, शाम को खाना हो जाएगा? ऐसा नहीं होता ना। बाजार जाते हैं और बाजार से खरीद के लेकर आते हैं। तो हम दूसरों पर निर्भर हैं, क्योंकि बाजार में नहीं होगा तो हमें नहीं मिलेगा, बाजार में कहाँ से आएगा? अगर किसान नहीं उगाएगा तो उन्हें नहीं मिलेगा। तो हम लोग जो है बेसिकली वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, सो डिफरेंसेस सच एज दीज
एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। तो ऐसा पास्ट में भी डिफरेंस था, ऐसा आज भी डिफरेंस है और ऐसा भविष्य में भी डिफरेंस रहने वाला है। सारी दुनिया की ज़िंदगी बिल्कुल एक जैसी तो नहीं हो सकती, राइट। अब बिसाइड्स इसके अलावा देर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, एक और डिफरेंस होता है। वी नो, हम जानते हैं, अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द विक्ट्रीज। हमें कैसे पता कोई राजा किसी युद्ध में कैसे जीता था? क्यों? क्योंकि उसने अपने रिकॉर्ड सब लिखवा रखे होते हैं। बताया था ना, राजाओं को बहुत शौक होता था कि वो अपनी विक्ट्रीज, अपनी जीत लिखवाएं, किस राजा को उन्होंने हराया, कब हराया, कितनी सेना थी उसकी, कितना बड़ा राजा हमने जीता, तो ये सब वो लिखवाया करते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स हो गए या फिर फिशिंग फॉक हो गए, जो मछली क्या होता है, मछुआरे होते हैं। गैदरर्स जो सामान इकट्ठा करते हैं, संग्राहक जिसे बोलते हैं। फार्मर्स यानी किसान, हर्डर्स यानी कि जो पशुपालक होते थे, पशुओं को पालते थे। डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स। क्या लिखेंगे अपने रिकॉर्ड में? आज मैंने 4 मछली पकड़ा, लिखो किताब में, इंस्क्रिप्शन पे लिखवाओ। नहीं ना, कुछ था ही नहीं लिखवाने के लिए, तो लिखवाते भी क्या? अब किसान है, क्या बोलेगा, आज मेरी फसल अच्छी हुई, आज बर्बाद हो गया, नहीं लिखवाते थे यार। तो हमें इनकी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा पता ही नहीं है इस चक्कर में। लेकिन राजाओं, आप अपनी किताबों में पढ़ो, आपको हर काल के राजा पता होंगे, सब पता होगा। किसानों के जीवन के बारे में क्या पता है कि हाँ भाई, हर ज़माने में हमें दिखाया गया कि किसान जो था गरीब था, परेशान था, ठीक है। तो इसी तरह का जीवन का वर्णन हमें दिखाया जाता है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि किसानों का जीवन ऐसा ही होता हो, मगर दुखद ही दिखाया जाता है। जहाँ तक मैंने भी स्टडी करी है, मोस्टली हर जगह यही दिखाया जाता है कि इनका जीवन जो है बहुत संघर्षपूर्ण जीवन होता है, ठीक है। तो हमें बहुत कुछ इनके जीवन के बारे में पता भी नहीं चल पाता। वाइल आर्कियोलॉजी हमें हेल्प करती है टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन। ऐसा है कि देखो, आर्कियोलॉजी से हमें बहुत कुछ तो पता चलता है इनके जीवन का, पर सब कुछ नहीं पता चल सकता। बहुत कुछ आज भी ऐसा है जो पता नहीं चला है। वॉट डू डेट्स मीन्स। अब आप डेट से क्या समझते हो भाई? हमने बोला, मान लो कोई डेट बोली, कोई भी डेट आप ले सकते हो अपने दिमाग से, ठीक है। तो वो डेट का अस्तित्व कहाँ से आया, कहाँ से शुरू हुआ ये डेट वाला सिलसिला? इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, अगर कोई आपसे डेट पूछता है तो यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ, ईयर, आप बता दोगे 2000 एंड समथिंग, कुछ भी आप बता सकते हो। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट का जब जन्म होता है, वहाँ से हमारी डेट शुरू होती है, ठीक है। अब हम कहते हैं बिफोर उनके जन्म के और आफ्टर उनके जन्म के, तो डेट्स हमारी इसी तरह से चलती हैं। आ जाइए जी, क्राइस्ट कौन थे? द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। जीसस क्राइस्ट कौन थे? कौन नहीं जानता जीसस क्राइस्ट को, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे ये। सो 2000 मीन्स का हो गया 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2000 साल बाद का समय चल रहा है। अभी कौन सा चल रहा है? 2023 चल रहा है। तो 2023 साल हो गए उनके जन्म को। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC बिफोर क्राइस्ट, राइट, एडेड ऑन। इन दिस बुक वी विल रेफर टू द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट। अब इस बुक में हम क्या है, जो प्रेजेंट से मतलब हम जो है पीछे की तरफ जाएंगे, यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। और 2000 को हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ पर BC, और ये तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, पढ़ लो इसको। BC वी हैव सीन stands for, BC का क्या है? बिफोर क्राइस्ट। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। तो इसका क्या मतलब होता है? दिस स्टैंड्स फॉर द लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी यहाँ लॉर्ड कौन है? क्राइस्ट है। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012, AD 2012, राइट। Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. The latter CE stand for common era and BCE होता है before common era। ये छोटे questions बन के आते हैं, याद कर लेना। We use these terms because the Christian era is now used the most countries in the world. In India, we begin using this form of dating from about 200 years ago. And sometimes the letter BP का मतलब होता है before present, ये use किया जाता है। अब एल्सवेयर हम पढ़ते हैं, वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सर्फेसेस। भाई हमें पता है इंस्क्रिप्शंस किस पे होती है? हार्ड सर्फेसेस पे इंस्क्राइब्ड होती हैं। मैनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। बहुत सारी तो ऐसी हैं जो कई सौ सालों पुरानी हैं। ऑल द इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट भी होती है, लैंग्वेज भी होती है। लैंग्वेज विच वर यूज एज वेल एज स्क्रिप्ट जो होती थी चेंज ओवर टाइम, बस चेंज होती रहती है टाइम की। आपको बता देना तो आपको समझ ही नहीं आएगा वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको दिखाया जाए कुछ तो पुराना। सो हाउ टू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड, तो भाई हमें नहीं समझ में आएगा तो स्कॉलर्स कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड, कि भाई क्या गुदा हुआ है? तो दिस कैन बी डन थ्रू द प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं डेसिफोमेंट, ठीक है। यानी किसी भाषा को समझना, उसके सिम्बल्स को तोड़ना और समझ लेना कि क्या है, ठीक है। ये आपको देखो, ये आपकी पिक्चर में आ भी जाता है कि आपको P लेटर किस लिए यूज़ होता था या कौन सा साइन होता था, इस तरह से साइन एंड सिंबल समझ के जाना। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसिफोमेंट कम्स फ्रॉम द इजिप्ट। इजिप्ट से कहानी आती है। कंट्री कहाँ पर है ये? नॉर्थ अफ्रीका में है। वेयर देयर
वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स एगो, 5000 साल पहले यहाँ राजा रानी हुआ करते थे। रोसेटा इज़ अ टाउन इन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट, रोसेटा एक टाउन है नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट में। एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड, यहाँ पर एक गुंदा हुआ पत्थर प्राप्त हुआ है, विच कंटेन इंस्क्रिप्शंस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, जिसमें क्या है इंस्क्रिप्शंस मिली हैं जो कि अलग अलग भाषाओं में हैं। सच स्क्रिप्ट्स यानी कि ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्टियन मिली हैं हमें। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर आउट करते हैं द नेम्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस को, मतलब जिनको पढ़ना आता है वो उसको पता लगा लेते हैं। इनक्लोज्ड इन द लिटिल फ्रेम कॉल्ड बोलते हैं कारतूस। दे दैन प्लेस द ग्रीक एंड इजिप्टियन साइंस साइड बाय साइड एंड आइडेंटिफाई करते हैं साउंड को फॉर विच इजिप्टियन लेटर्स स्टूड, फिर उस साउंड से वो लेटर इनको कनेक्ट करते हैं। एज यू कैन सी अ लाइन स्टूड फॉर एल, बर्ड फॉर ए। वैसे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है यहाँ पर, सिर्फ इमेज दिखा के लेटर पूछ लेते हैं, दैट्स इट, इतना दिमाग मत यूज़ करना है इसमें। वंस दे नो वॉट द लेटर्स स्टूड फॉर दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शंस एज वेल, एक बार समझ आ जाए फिर वो दूसरे इंस्क्रिप्शंस पढ़ पाते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।